देखिए यार, पहले इस चैप्टर का नाम होता था वर्क पावर एंड अभी भी वही नाम है। पहले चैप्टर 6 हुआ करता था, अब चैप्टर 5 होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये आपके चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, सबसे पहले बीस छोड़ दे। वर्क सबसे पहले पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, फोर्स लगा दिया और ये बॉडी क्या हो जाए, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए। अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और ये बॉडी क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो जाती है तो समझ लो वर्क हुआ। और वो वर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अप्लाइड फोर्स, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। कह रहा भैया, अगर आपको वर्क निकालना है तो आपको आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स, अरे चुप हो जा। ठीक है, अगर आपको वर्क निकालना है तो आपके द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो उसकी वजह से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आपको वो लेना है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस बारी आप बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, थीटा एंगल से, और बॉडी जो जमीन के साथ एंगल बन रहा है इस फोर्स का क्या है, थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, क्या होगा, एक एफ और दूसरा क्या होगा, एफ साइन थीटा। अच्छा, आपको पता है बॉडी कहां डिस्प्लेस करने वाली है, एक्स के अलाउंग। कितनी करने वाली है, एक्स के अलाउंग। अच्छा, अगर अगर एक्स के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बॉडी के अंदर तो किसकी वजह से हुआ होगा, एफ साइन थीटा की वजह से या एफ कॉस थीटा की वजह से, एफ कॉस थीटा की वजह से। साइन कौन कह रहा है, तूने बोला है। मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो ये फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी भी आपकी, एक्स थी। तो देन वर्क क्या होगा, देन वर्क अप्लाइड फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया एफ एक्स कॉस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। बात करूं वेक्टर फॉर्म, तो भैया आपको याद होगा क्योंकि सबने डॉट और क्रॉस पढ़ लिया है और रिजोल्यूशन पढ़ लिया है। तो भैया अगर कॉस लगता है तो आप कॉस को हटाते हो तो डॉट आता है, और अगर साइन लगता है तो साइन को हटाते हो तो क्रॉस आता है। याद है नहीं याद है, तो भैया यहाँ पे कॉस लगाओ तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये किसके बराबर होगा, एफ डॉट एक्स वेक्टर की। यानी यदि आपको फोर्स वेक्टर पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, तो आप उन दोनों का डॉट निकालिए तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जूल और केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। ऐसी सीजीएस यूनिट यानी छोटी यूनिट होती है, केजी के यहाँ पे जूल के यहाँ पे क्या आएगा, अर्ज, ई आर जी अर्ज, और केजी के यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस की पावर -5। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं जूल और अर्ज में जो रिलेशन होता है कि 1 जूल इक्वल्स टू में 10 की पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पहले से शायद पता हो, ये फॉर्मूला नहीं पता था तो फॉर्मूला भी आपको पता लग गया। ठीक है, बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क की, टाइप ऑफ वर्क, वर्क के प्रकार क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही मेन चीज है।
लिखने में थोड़ा कम ध्यान लगाइए, समझने में ज्यादा, क्योंकि मैं लगातार ही पढ़ाऊंगा 40 मिनट तक, फिर उसके बाद लिखूंगा 40 मिनट तक, मतलब कि 15-20% चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क की बात करूं तो भैया हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है, दूसरा नेगेटिव वर्क होता है, और लास्ट जीरो वर्क होता है। ये 3 टाइप के वर्क होते हैं अपने पास, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव की बात करता हूं। देखिए आपको बता दूं कि हम जानते भी नो वर्क क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। जैसा कि हमें पता है एयर फोर्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। यहां पर वैसे फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन यहां पर जो आप लगाते हो ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अच्छा, एक्स भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें इन दोनों की कोई वजह नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा। कौन है, सो कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। और कॉस थीटा अगर आपको थोड़ी भी मैथ्स आती होगी तो कॉस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो भी एंगल होता है वो 90 से क्या होता है भैया, छोटा होता है, लेकिन 0 डिग्री से क्या होता है भैया, बड़ा और बराबर। ठीक है, यानी अगर आपको कॉस पॉजिटिव लाना है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लानी है, तो एंगल इन्हीं के बीचों बीच रखना है आपको, इससे ज्यादा एंगल ना, इससे कम एंगल। ठीक है, या तो आपका एंगल 0 हो या 0 से आगे बढ़ता जाए पर 90 के नीचे हो, तो आपके कॉस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा, उसकी वजह से फर्क क्या आएगा। और ऐसे इन एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़े या बराबर हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो भैया, छोटे हो, तो ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल अगर एक्यूट है तो आपका वर्क क्या आना है, पॉजिटिव आना है। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम अगर आप देखोगे तो ऐसे वर्क के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रखने हैं। ठीक है, और इस केस में देखिए ऐसे होगा, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्यूट एंगल तो यही है ना। ठीक है, इस केस में आपका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस केस में वर्क पॉजिटिव आने का एक और मतलब है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, वो दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती तो वर्क आपका पॉजिटिव नहीं आता। ठीक है भैया, तो वैसे ही आप समझ लो कि भैया अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है तो आपका वर्क क्या आने वाला है भैया, पॉजिटिव आने वाला है। क्या आने वाला है, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंगल, एग्जाम्पल ऑफ, ये ध्यान देगा, एक्यूट एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, लेकिन 90 से कम होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी एंगल होगा आपका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए भैया। ठीक है भैया, पहला एग्जाम्पल है आपका कि जब आप बकेट को ऊपर की तरफ खींचते हो तो रस्सी पे लगता है टेंशन। क्या लगता है, टेंशन। और इस टेंशन की वजह से बकेट भी कहां आती है, ऊपर ही आती है। तो आप देख रहे हो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। क्या होगा, तो यानी इस केस में वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या है भैया, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो यहां पर आपका वर्क क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, इसी वक्त एक और काम, एक और चीज वर्क कर रही होगी, इसी बकेट के ऊपर एक और चीज वर्क कर रही होगी, एक और फोर्स वर्क कर रहा होगा। देखिए वर्क एक्चुअल में फोर्स करता है, वर्क कौन करता है, तो एक और फोर्स वर्क कर रहा होगा, लेकिन वो वर्क नेगेटिव होगा। लेकिन हम अभी उसी फोर्स की बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, अगले डायग्राम में, अगले एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि इसी वक्त एक और वर्क है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है, ग्रेविटी। बिल्कुल ठीक है भैया, बकेट कहां जा रहा है और ग्रेविटी कहां लगती है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स
अपोजिट होते हैं तो उस वक्त वर्क क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए आप एक स्प्रिंग को ऐसा स्ट्रेच कर रहे हो बाहर की तरफ, ठीक है, तो आपको पता है स्प्रिंग भी कहां खुलेगी, बाहर की तरफ ही खुलेगी। तो मैं देख रहा हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ इज पॉजिटिव। अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क किया वो क्या है भैया, पॉजिटिव है। समझ गए। ऐसी जब भी आपको किसी भी एग्जांपल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम मिल जाए तो वो उस केस में आपका वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैं तो दो ही लिखवा रहा हूं। ठीक है, फिर आते भैया हम नेगेटिव वर्क की। और आपको बता दो भैया, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। नेगेटिव वर्क कब होता है भैया, नेगेटिव वर्क की बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव वर्क में हम जानते हैं भैया, वी नो वर्क क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा। अगर मैं बात करूं तो एफ एक पॉजिटिव टर्म है, एफ पॉजिटिव टर्म है, एक्स भी पॉजिटिव है। तो भैया ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन कॉस क्या हो गया, यहां पर नेगेटिव हो सकता है। सो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और आपको बता दूं भैया कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, जब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में हो। नीचे क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा, वैसे नीचे भी होता है कॉस। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्योंकि आप जो फोर्स लगाते हो ना जमीन के ऊपर लगाते हो, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगाओ चाहे सेकंड में लगाओ, जमीन के नीचे की तरफ फोर्स नहीं लग सकता आपका, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो भैया कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये थीटा क्या होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से ज्यादा या 180 डिग्री का छोटा या बराबर। इन एंगल पर जब भी आपका फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब भी ये एंगल होगा, इस रेंज में कोई भी एंगल होगा, इस रेंज का एंगल क्या होगा, 91 डिग्री, वो भी क्या 90 डिग्री से बड़ा है, वो भी वर्क नेगेटिव ही देने वाला है। 180 डिग्री के बराबर भी आप cos 180 की वैल्यू -1 होती ही है। ठीक है, उससे छोटा भी थोड़ा एंगल लोगे तो भी आपका वर्क नेगेटिव ही आना है। अब डायग्राम देखते हैं इसका, डायग्राम। ठीक है, और फाइनल में लास्ट में कंक्लूजन लिखूंगा तो आप समझ जाना, ज्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम में देखिए, ये है आपकी बॉडी, ये हो रहा है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, और ये लगा दिया आपने इसके ऊपर फोर्स। ठीक है, तो भैया यहां पर जो वर्क होगा, इस केस में जो वर्क होगा वो सारा वर्क क्या होगा, नेगेटिव आएगा। मतलब फोर्स कहीं और लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। ऐसा होता आपको शायद ना दिखे, लेकिन बहुत जगहों पे होता है जिसपे आपने गौर नहीं किया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आ रहा है इसके सीधा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या, मैंने बोला वर्क नेगेटिव कब आता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो। क्या हो, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए जैसे आप बकेट को खींच रहे थे ऊपर की तरफ, तो भैया बकेट को आप ऊपर खींच रहे थे, तो बकेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था, ऊपर। लेकिन वहीं पर ग्रेविटी कहां काम कर रही थी, नीचे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जो चीजें अपोजिट होती है उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, तो इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी इसी केस में, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव, जब आपकी बकेट ऊपर जा रही होगी। इसी केस में स्प्रिंग को ही देख लो, स्प्रिंग को ये जब आप बाहर खींच रहे थे तो आपको पता है स्प्रिंग भी आपके केस में फोर्स लगाती है। आप किसी भी स्प्रिंग को बाहर खींचोगे तो स्प्रिंग अंदर खींचेगी, अंदर दबाओगे तो बाहर धकेलेगी। इसका मतलब स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही है। इसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, या नॉर्मली कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं इसे, स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स। जब मैं स्प्रिंग बाहर खींच रहा था, स्प्रिंग के अंदर बाहर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो दोनों फोर्स स्प्रिंग को रीस्टोर करने का प्रयास कर रहे थे।
ठीक है, तो वर्क डन बाय, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट यानी एंगल क्या है 180 डिग्री का, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव। अच्छा, फ्रिक्शन क्या करता है वर्क, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप आगे चलते हो, आपके अंदर डिस्प्लेसमेंट आगे होता है, तो फ्रिक्शन कहां वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं सीधे लिख रहा हूं, वर्क डन बाय, और ये हमेशा यही करता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है भैया। अब आते हैं जीरो वर्क के। जीरो वर्क के एग्जांपल जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जीरो वर्क के 3 केस होते हैं, चलो पहला केस देते हैं। जीरो वर्क, जीरो वर्क, अगर मैं जीरो वर्क की बात करूं तो जीरो वर्क आपको बता दूं, आप फोर्स भी लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क जीरो हो रहा है। फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फिर भी वर्क जीरो है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी वर्क क्या है, यानी 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहले केस में वर्क कब जाता है जीरो, तो भैया एफ जब एक्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। दूसरे केस का वर्क कब जीरो आता है, जब आपका एफ वेक्टर जीरो हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। और तीसरा, आपका यदि एफ जीरो नहीं है लेकिन एक्स जीरो हो जाए, ठीक है भैया। इन तीनों केस में आपका वर्क क्या आने वाला है, जीरो आने वाला, ठीक है भैया। अब इसके एग्जांपल देखिए, इस वाले के एग्जांपल देखिए, जहां पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा कि वर्क वहीं पर होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है भैया, सेम होती है। अपोजिट होगी तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखिए, इस केस में देखिए, मान लीजिए एक सर्कल को एग्जांपल है, इसके सीधे एग्जांपल पे आता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल इसका फर्स्ट है, मान लीजिए आप कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आपको पता है एक फोर्स लगता है जो सर्कुलर मोशन की रीजन बनता है, जो कि क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो हमेशा पार्टिकल को क्या करता है, सेंटर की तरफ खींचता है, ये ना रहे तो पार्टिकल सीधा सीधा निकल जाए। लेकिन इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या करता है, बार बार सेंटर की तरफ आता है। यहां ये लगता है तो पार्टिकल आगे नहीं आ पाता, ऐसे मुड़ जाता है, इधर आ जाता है। बार बार यहां यहां पहुंचता है तो पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको ये इधर खींच लेता है, तो बार बार ऐसे करता है, ठीक है। तो पार्टिकल हमेशा क्या होता है, सर्कल में ही मेंटेन रहता है। अच्छा देखिए, अगर मैं देखूं तो जो पार्टिकल है वो सरकमफेरेंस पे डिस्प्लेस कर रहा है। अगर एक इंस्टेंट की बात कर दूं तो पार्टिकल कहां डिस्प्लेस कर रहा है, सरकमफेरेंस। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट आप डीएक्सी लोगे, क्या लोगे, क्योंकि आप बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लोगे, ठीक है, इस पॉइंट के लिए इतना, ठीक है। और फोर्स कहां लग रहा है, अंदर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हियर, एफ जो है वो डीएक्स के क्या है, तो वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यानी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा भैया। एक और एग्जांपल बताओ, कुली देगा, कुली, ठीक है, कुली, ठीक है, ये कुली है, इसने अपने सर पे क्या रखा है, लगेज ले रखा है, ठीक है, ऐसा। तो इसने फोर्स कहां लगाया है, ऐसे, इसको उठाने के लिए, और इसको उठा करके ये ऐसे चलेगा। फोर्स लग रहा है वाई के लॉन्ग और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स के लॉन्ग, यानी इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इस फोर्स की वजह से उन्होंने उठाया है, केवल सर पे रखा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, एक्स के लॉन्ग। तो यहां पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो यहां पर एफ परपेंडिकुलर टू एक्स, सो वर्क इज जीरो, यानी वर्क डन बाय कुली, ठीक है, वर्क डन बाय कुली। एक और एग्जांपल दीजिए आपको, स्टेप, जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हो तो उस केस में भी कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट सीढ़ी आगे भी ले जाती है आपको, आप ऊपर चढ़ रहे हो तो जिस फोर्स का इस्तेमाल करके आप ऊपर चढ़ रहे हो वो तो वाई के लोगे,
और सीडी आगे भी ले आ रही है आपको, तो वो किसके अलग ले आ रही है, एक्स के अलग। तो इस केस में वर्डन क्या आएगा, ठीक है, स्टीयर पे जब आप चढ़ते हो तो वर्डन बाय जो आप लगाते हो चढ़ने के लिए, उसके उस फोर्स के थ्रू जो वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो माना जाता है। समझ गए? तो वर्डन बाय कुली, वर्क डन बाय कुली, बाय कुली क्या होगा भैया, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब आता है भैया इसका एग्जांपल। इसके एग्जांपल में देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, फोर्स नहीं लग रहा फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती है ना, जो ऐसा फ्रीली मूव करती रहती है स्पेस में, वो एक ही स्पीड से मूव करती है। अब स्पीड से मूव कर रही है तो भैया क्या, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या है, जीरो है। और फोर्स नहीं लग रहा, केवल बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क भी जीरो ही होगा। ठीक है भैया, तो इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू में कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स भी क्या है, जीरो। तो इफ इवन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वर्क क्या आएगा भैया, जीरो। एग्जांपल में सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है भैया, जितनी भी सेलेस्टियल मूविंग सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, वैसे सारी मूव भी करती है स्पेस में। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो अपनी जगह पे ऐसा खड़ी रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी बॉडी बॉडी लगातार क्या करती है, मूव करती रहती है। तो ये एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, इसका एग्जांपल बताइए कि भैया फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। दीवार पे लगा दो फोर्स, या आप जैसा बंदा ट्रक को धकेल दे, तो ऐसा ट्रक तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये भैया तो इस केस में एग्जांपल है वॉल, फोर्स ऑन अ वॉल। फोर्स ऑन अ वॉल, ठीक है भैया। अगर आप वॉल के ऊपर फोर्स लगाओ, कितना भी लगा लो, जोर लगा लो, लेकिन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप अकेले से। ठीक है, तो भैया वर्क क्या होगा, जीरो माना जाए। ठीक है भैया, अभी कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए फटाफट। इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, चलो। हाँ। जहां पर भी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हुआ, बहुत सारे केस होते हैं। कुली डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग करता है और सामान उठाने में कहां पे फोर्स लगाता है, वाई के लॉन्ग। अबे मैं हद कर रहा है, मैं कह रहा हूं एक ही टाइम पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं। मैं उन्हीं फोर्सेस की बात कर रहा हूं जिनकी वजह से रीजन बन रहा है। ठीक है, जैसे अभी बकेट वाला एग्जांपल मैंने बोला था कि टेंशन तो वर्क पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन उसी वक्त ग्रेविटी वर्क क्या कर रही है, तो एक ही टाइम पे हो रहा है ना। मतलब ऐसा है कि एक ही कंडीशन में बहुत सारे फोर्स लगते हैं और वो अलग अलग तरीके के वर्क डन करते हैं। समझ गया ये? चलो भैया, कह रहा है इफ, क्वेश्चन है एक छोटा सा, इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू में एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, एक्स आई वाई जे और जेड के, फाइंड वर्क डन। ठीक है, आपको वर्क निकालना, कॉपी में करो जल्दी से भैया आपको फटाफट। ये वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, आपको पता है ये वेक्टर फॉर्म दे रखी है और वेक्टर फॉर्म से वर्क कैसे निकलता है। तो वर्क इक्वल्स टू में एफ डॉट एक्स, एफ और एक्स का डॉट निकालना है। एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, डॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो आपको वर्क निकालना, तो आपको याद होगा ये डॉट है, डॉट हमेशा सेम वालों को आता है, डिफरेंट वालों को नहीं होता। यानी इसका डॉट इसके साथ होगा तो क्या होगा,
एक्स डॉट एफ एक्स, इसका डॉट इसके साथ होगा क्योंकि बाकी वाले को जीरो आता है, वाई डॉट एफ वाई प्लस जेड डॉट एफ जेड। ये वर्क आ गया, जिसका जिसका यही है उसका सही है, नहीं तो गलत। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये वाला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। एक साइकिल है, साइकिल वाला स्किड करता आता है और 10 मीटर के अंदर रुक जाता है, ठीक है। ये साइकिल वाला है, वो भैया चला रहे होंगे, 10 मीटर तक स्किड करते आता है, ये स्किड भी मार रहे हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन है भैया, ड्यू टू रोड इट्स डायरेक्टली अपोजिट द मोशन। ये फोर्स क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, इसकी मोशन राइट साइड में और ये फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में। तो भैया कह रहा है हाउ मच वर्क डज द रोड टू डू ऑन द वर्क साइकिल, मतलब रोड ने साइकिल के ऊपर कितना वर्क किया। तो रोड कितना फोर्स लगा रही है, 200, और साइकिल फिर भी कितने डिस्टेंस कर रही है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो वर्क डन क्या आएगा, के स्पष्ट में आ रहा है, थीटा इनके बीच में 180 डिग्री बनेगा। वर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है, एफ एक्स कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और कॉस क्या हो गया 180, तो माइनस 2000 जूल वर्क किया किसने, रोड ने साइकिल को रोकने में, ठीक है भैया। कह रहा है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। अच्छा एक बात बताओ, जितना फोर्स साइकिल पे लग रहा है, 2 - 200 न्यूटन का, उतना ही साइकिल भी लगा रही होगी, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, एक्शन इक्वल्स टू में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, जो कि क्या है भैया 200 न्यूटन। क्या इस फोर्स की वजह से जमीन के अंदर किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, चार्ट हमारो खींच के, जमीन के अंदर किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो भैया आपको पता है फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो वर्क क्या आएगा, जीरो है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया था वाला, सीबीएसई 2000 में आते हैं। कह रहा है फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में दे रखे तो आपको वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वर्क इक्वल्स में क्या होता है, एफ डॉट एक्स, एफ क्या, आई प्लस 5j प्लस डॉट 6i प्लस 9k। तो आई का डॉट इसके साथ होगा क्या हुआ 6, इसका डॉट इसके साथ होगा, नहीं हो सकता भी क्या कहीं नहीं, इसका डॉट इसके साथ होगा तो क्या हुआ 63, तो ये 69 जूल वर्क किया आपने, ठीक है भैया। आगे बढ़ते भैया, देखिए क्या कह रहा है, फोर्स दे रखा है आपको, फोर्स वेक्टर कितना है माइनस के एक्स आई क्या, वाई आई क्या, एक्स जे क्या, ये फोर्स है। वेयर के इज द पॉजिटिव कांस्टेंट एक्ट ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन। कहां मूव कर रहा है पार्टिकल, जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, कहां से स्टार्ट कर रहा है,
ओरिजिन से। तो ये भैया मैंने बना दिया आपका एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल कहां पे है? ओरिजिन पे। ठीक है, स्टेकर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको कहां पे ले जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। किस पॉइंट पर? ए कोमा 0 पर। ए कोमा 0 एक्स एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू है ही नहीं। अगर पॉइंट में वाई की वैल्यू नहीं केवल एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब पार्टिकल एक्स पे ही मूव कर रहा है। और उसके बाद देन पैरेलल टू द वाई एक्सिस के बाद पैरेलल ले आया जाएगा वाई एक्सिस के। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल ले गया किस पॉइंट तक? जहां के कोऑर्डिनेट्स क्या हो? ए कोमा। तो भैया ये बन गया आपका एक सिस्टम। इसमें ये क्या है? क्योंकि ओरिजिन स्टार्ट हो रही है, देगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल वेक्टर। और ये भी ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है लेकिन बाद में आई है, तो इसे क्या बोलूंगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है भैया, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो भैया आपको ये याद होगा। अच्छा, पहला R1 की वैल्यू क्या आएगी? R1 पहला पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो ए आई क्या होगा? और इसकी वैल्यू क्या होगी? R2 की वैल्यू क्या होगी? ए आई कैप और ए जे कैप। आपको याद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ R2 माइनस R1। दोनों को माइनस करोगे आप देखोगे तो R2 की वैल्यू क्या है? ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए आई कैप। ये दोनों कट गए तो क्या होगा? ए जे कैप आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ रहा है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। आपको पता भी नो फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है? एफ डॉट एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस के वाई आई कैप एक्स जे कैप डॉट आर की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं इसे भाई प्लीज। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसकी वैल्यू क्या रखी है? ए जे कैप। ठीक है, तो भैया इसका डॉट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये आई है, परपेंडिकुलर हो गया। इसका डॉट इसका होगा तो क्या होगा? W इक्वल्स टू में माइनस के ए इंटू में एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला आ रहा है भैया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क भाई ये समझ लो, मतलब नहीं पड़ेगा आगे इससे क्वेश्चन में। वर्क डन बाय वेरिएबल वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन। ठीक है, मतलब आपका फोर्स वेरिएबल है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? मान लीजिए ये यहां से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है x1 से। कहां तक जाना है आपको? x। आप जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। क्या है? तो जब वेरिएबल फोर्स की बात आ जाए तो भैया आप डायरेक्टली x1 से लेके x2 तक का टोटल वर्क नॉर्मल मेथड से नहीं निकाल सकते। तो मैंने क्या किया? एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके अंदर? इस फोर्स के थ्रू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतना। तो इस इंस्टेंट में क्या हुआ? वर्क एट दैट इंस्टेंट इंस्टेंट का होगा। इंस्टेंट का वर्क होता है DW। क्या होता है? जो कि क्या होगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। आपको देख रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया? सेम है, तो इसलिए कॉस क्या होगा? 0 बराबर में 1। तो DW इक्वल्स में क्या हुआ? F इंटू में DX आ गया। क्या आ गया? अच्छा आपको बता दूं, F आपका वेरिएबल है, DX तो वेरिएबल वैसे ही होता है, F भी वेरिएबल है। अब आपको यहां से लेके यहां तक का कुल वर्क निकालना है। देन टोटल वर्क डन
तो निकालने का तरीका क्या भैया, हर छोटे छोटे पार्ट का वर्क निकाल करके क्या करो भैया, ऐड कर दो। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसके इनफाइनाइट पार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट चीजों को ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का। किसका करते हैं, तो टोटल बर्डन फ्रॉम x1 टू x2, इसके लिए क्या करो, dw को इंटीग्रेट कर दो, और ये f इंटू में dx, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, x को, तो x1 की लिमिट क्या है